बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एटेल। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। शहर में डेंगू पंजे गाड़ रहा है और हम एक के बाद एक सुन रहे हैं डेंगू के मरीज़ आ रहे हैं। सो अब अमवात भी रिपोर्ट होना शुरू हो गई हैं। डॉक्टर के पास बर वक्त पहुँचे। कुछ एहतियात हम आपके साथ आगे चल के भी शेयर करेंगे। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ की तरफ हमने बढ़ना है। सबसे पहले आज की खबरें क्या हैं। छोटे घरों पर कूड़ा कलेक्शन टैक्स नहीं लगेगा। निगरान वज़ीर आला ने टैक्स की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। लेस्को सारिफीन को 1 अरब 50 करोड़ की ओवर बिलिंग का इंकशाफ। कंपनी का लाइन लॉसेज में इजाफा रोकने के लिए इक़दाम। महंगाई के आफ्टर शॉक्स, इंतजामिया खामोश क्यों? आज के शो में ये भी डिस्कस करेंगे। और अगवा होने वाला मगवी ही अगवाकार निकला। अगवा का ड्रामा जिसका फ्लॉप सीन क्या हुआ वो भी बताएंगे। सो नाज़रीन, ये हैं जी आज की खबरें और खबरों की डिटेल्स के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद है। शाहिद सिप्रा साहब और अली साई साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। साई साहब, आपसे आगाज़ कर रहे हैं। कूड़ा टैक्स लगाया जा रहा था, बहुत सारे लोग इसको गलत भी करार दे रहे थे। खैर, निगरान वज़ीर आला ने यह तजवीज़ मुस्तरद की है। छोटे घरों पर यह आयद नहीं होगा। 5 मरला आई थिंक जिनका घर है उस पर यह टैक्स आयद होगा। कैसे देखते हैं इस फैसले को? ना, दो तीन दिन पहले मैं एक्साइज डिपार्टमेंट बैठा था तो वहाँ पे जो CEO हैं बाबरदीन साहब, उनका फ़ोन आया था एक्साइज के अफसर को कि हमें डाटा दें प्रॉपर्टीज़ का। तो वो उनका डाटा शेयरिंग हो रही थी। तो मैं जो एक्साइज के अफसर थे उनसे पूछ रहा था इन्होंने क्या करना है। वो कह रहे थे कि पहले भी ये कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ का लिया था तो इसको ये जो जितना वेस्ट है उसके हवाले से ये चीज़ें कर रहे हैं कि बेहतर तरीके से की जा सके। CM साहब का जो विजन है, मेरा भी यही ख्याल है कि अगर एक इलाके की सफाई होती है, अगर किसी घर को 200-400 रुपया टैक्स उस पर देना पड़ता है तो आपकी गली की सफाई हो जाए। अच्छा, मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने अपने घर से कूड़ा उठाने के लिए बाकायदा तौर पर लोग रखे और वो पे भी करते हैं। मैं खुद 1000 रुपया पे करता हूं। तो फिर मेरे ख्याल से इस तजवीज़ को फिर गलत नहीं कहना चाहिए। ये तो बड़ी ज़बरदस्त तजवीज़ है। फिर देखें, जब आपको कोई बंदा पे करेगा, उसका घर के सामने सफाई होगी, कूड़ा रोज़ाना की बुनियाद पर उठाया जाएगा। जो छोटे छोटे वो लगे हुए हैं ड्रम्स वगैरह, वो रोज़ाना LWMC की गाड़ियाँ साफ़ करेंगी तो इससे आपके फ़ायदा होगा। आपका ये जो मच्छर फैलता है, बीमारियाँ आती हैं। लेकिन साई साहब, अब लोगों के जहन में, अगर मैं ये खबर सुन रही हूँ तो मेरे जहन में पहला क्वेश्चन ये आ रहा है कि कितना टैक्स होगा, कितने पैसे। अब यहाँ पर तो एक लंबी लिस्ट है बिलों की जो लोग पे करते हैं। पानी का बिल इस दफा डबल होके आ गया, बिजली का बिल डबल ट्रिपल आ रहा है। उस पे लोग तनकीद हमारा शो देख के ये करेंगे कि ये सर आ रहे हैं। ये बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन ये भी तो देखें आप, प्राइवेट भी तो जो बंदा आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 1000 रुपया पर मंथ देता हूँ। तो वही अगर आपको 200 या 300 सब लोगों की साइकी ना थोड़ी डिफरेंट है। अब ये जो टैक्स साइड कर दिया गया ना, ये लोगों के सर पे ऐसे लगेगा अच्छा मैं खुद कल देख रहा था, मैं यही कह रहा था कि ये भी टैक्स किसी बिल में ऐड होके आएगा ना। वैसे तो आप देने वाले नहीं LWMC को कि आप उनके अकाउंट में जाकर करवा देंगे कि ये हम तो आपको पे कर रहे हैं। ये भी गवर्नमेंट को किसी तरीके से आपसे निकलवाना पड़ेगा, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स के साथ लें, प्रोफेशनल टैक्स के साथ लें, या किसी लेस्को के बिल के, वासा के बिल के, या किसी भी बिल के। लेस्को के बिल को तो माफी दे दें, बस सिपरा साहब का हादसा निकल गया। बस मसला ये है कि मुझे एक बात बताएं, आपकी गलियों की सफाई उस तरह नहीं होती। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। गारंटी क्या है, श्योरिटी क्या है कि सफाई ऐसे ही होगी, कंटेनर्स खाली होंगे, कंटेनर्स की तादाद बढ़ाई जाएगी? आपको पता है ना, हमारे CM साहब जो हैं वो फिर काम करवाना जानते हैं। साहब, अब हर चीज CM साहब देखेंगे तो नहीं, तो हर चीज वो देख रहे हैं। वो तो देख रहे हैं। शाहिद सिप्रा साहब आपकी तरफ आ जाते हैं। अच्छा जी, बिलों की बात की, भारी भरकम बिल बिजली के आ रहे हैं। पानी का बिल इस दफा डबल होकर आया, लोग परेशान रहे। आगे से गैस की जो सूरत हाल है आपसे बेहतर कौन जानता है। अब उस पर कूड़ा टैक्स, लोग अगर हम कह रहे हैं कि तजवीज़ अच्छी है, लोग तो हमें कोस रहे बैठ के। नहीं, आप इस सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। आप मुझे बताएं, आपके घर से वो कूड़ा लेने आता है? मैंने तो पहले कहा है कि हम रजामंदी से देते हैं, मंथली पे करते हैं। सारा इलाका, सारा शहर देता है। मैंने खुद देख, मेरे घर, मैं कहता हूं जी, लोगों की साइकी ये है ना कि ये बिल की सूरत में या टैक्स की सूरत में पे करना पड़ेगा, तो हफ्ते में 4 दिन आते हैं। हफ्ते में 4 दिन, 3 दिन वो भी छुट्टी करते हैं। तो ऐसे ना करें, आप इस चीज़ को डिस्करेज ना करें।
ये अच्छी चीज़ है, आपकी मोहल्ले की सफाई होगी, गली की Agree, सफाई मैं होगी, agree करती हूँ इस कूड़ा चीज़ से। उठाया जाएगा, हाँ। तो ये बेहतर सफाई चीज़ से है। बेहतर तो कोई चीज़ तो नहीं बाकी है। बिल तो सिपरा साहब के पास है ही जी। नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, साइद साहब का 5 मरले का घर है, तो ये तो वैसे ही सीएम साहब ने तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। साइद साहब वैसे ही 1000 रुपया दे रहे हैं, सही, वो तो ये तो इनका फ्री में कूड़ा उठाया जाएगा। ठीक है। अब बात आ जाती है कि उसके बाद 7 मरला, 8 मरला, 6 मरला इस पे या 10 मरले या किनार वो बड़े घरों पे आप टैक्स लगा रहे हैं, तो लगाना भी चाहिए। देखें, शहर को साफ़ रखना है ना, अगर पंजाब गवर्नमेंट कह रही है कि हमने लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को अपने पाँव पे खड़ा करना है और उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के इक़दाम भी उठाने हैं, और उसमें सबसे क्या है कि आपने एक तो जो स्ट्रक्चर बनाया उनकी तनख्वाहें हैं, मराद हैं, उसके बाद सबसे ज़्यादा उसकी लेबर है जो आपको रोज़ाना सुबह आप तो खैर सुबह जल्दी आती हैं तो आपको नज़र भी आते होंगे, गाड़ियाँ नज़र आती हैं जो लोग कूड़ा है उठा रहे होते हैं। अगर वो ना उठाएं, आपके किचन का जो, आपने तो खैर कभी काम नहीं किया होगा, किचन में एक दिन भी कूड़ा पड़ा रहे तो वो भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब खवातीन, हाँ जी, जो खातून खाना है उनके लिए सही साहब तुम सारे दिन बाहर रहते हो ना, सानू 10 दिन के आज नहीं आया की करिए, तसी आने चौक के बाहर रख दो। तो ये जो मसला है ये इसी तरह इसका हल निकलेगा। शहर को साफ़ रखना भी, आप कहते हैं कि सफाई निस्फ ईमान भी है, शहर को साफ़ भी रखना है, और फिर 200-300 या 400 आपको अदा करने में मुश्किल हो तो बड़ी ये बड़ा है। आज भी मैं एक आपको बताता हूँ, कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं कह रहा हूँ, ये जो LWMC का अमला आता है, इनको पैसे देना जो लोग हैं वो आम लोग देते हैं पैसे, उनमें मैं भी शामिल हूँ, मैं भी देता हूँ। नहीं देने, ठहरे अभी बात मुझे पूरी करने, मैं आपको सफाई हो जाए बस। हाँ, हम क्यों देते हैं? तनख्वाह वो ले रहे हैं, हाँ। अपनी कंपनी से ले रहे हैं। हम लोग किस लिए दे रहे हैं कि चलें यार ये टाइम पे आता है, हाँ, एक ड्यूटी है इसकी, ये 7 बजे सुबह आ जाता है, 7:30 बजे कूड़ा लेके जाता है रोजाना। साहिब साहब का 4 दिन आता है, हमारा जो है वो 7 दिन आता है। हाँ, हमारा भी ऐसे। ये 1000 दे रहे हैं, हम 500 दे रहे हैं, फर्क है। चेंज लेकिन बात करने का मकसद ये है कि हम लोग अगर रजा कराना तौर पर दे रहे हैं तो उसका एक ही मकसद है कि हमारी गली, मोहल्ला, हमारा घर जो है उसको साफ ये कंसर्न है। बिल्कुल। जो टैक्सेस की बात हो रही है ना, आप बिजली के बिल में या गैस के बिल की बात करें या वासा के जो चीज़ें हैं उनमें टैक्सेस जिस तरह लगाए गए हैं वो एक और चीज़ है। इसमें अगर आप 400 या 500 या 800 या 700 इसी तरह ही टैक्स आना, इससे ज़्यादा नहीं होना, और अगर वो इसमें शामिल हो जाता है तो मेरे ख्याल में ये 5 मरला क्या 5 मरला वाला भी अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन चले, सीएम साहब ने कहा कि हमने उनको नहीं लगाना, उससे ऊपर के घरों को लगाना है, तो लग जाए तो कोई इशू भी नहीं है। इसमें क्या होगा, आपका जो गुंजानाबाद इलाका है, मुगलपुरा, बागबानपुरा, धर्मपुरा, यहाँ तो आपको 5 मरले के घर ज़्यादा नजर आएंगे, और जो पोश इलाका है जिसमें शादमान है, गुलबर्ग, फैसल टाउन, गार्डन टाउन, यहाँ पे कोई कम नहीं 5 मरले के घर होंगे, या DHA हम साइड पे चले। अच्छा, फिर उसमें जो मैंने स्टोरी पढ़ी है उसमें यह है कि प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ भी अदा करेंगी। अगर उनके लोग रहने वाले पैसे नहीं देंगे तो हाउसिंग सोसाइटीज़ को अलाउ नहीं होगा कि वो खुद कूड़ा उठाएं या डंपिंग साइट बनाएं। इसका क्या मतलब है कि जो तजावीज़ बनाने वाले हैं और जो ये टैक्स आयद करना चाह रहे हैं उनको पता है कि रेवेन्यू की जनरेशन जो होनी है वो इन्हीं से होनी है। और बाकी गुंजानाबाद इलाके में तो 3 मरला 5 मरला आम घर है ना, 2 मरले का, तो ये आयद होना चाहिए। अगर तो हम चाहते हैं कि शहर को साफ भी रखें, हम यहीं बैठ के तनकीद करते हैं, ईद उल अज़हा है तो हम किस तरह तनकीद कर रहे होते हैं, कोई और इवेंट आ जाए तो हम तनकीद का निशाना बना रहे होते हैं गवर्नमेंट को, कूड़ा किसी जगह इकट्ठा हो जाए तो हम लोग एज लाइफ भी कर रहे होते हैं। हाँ, और साहिब साहब को बड़ी मुश्किल भी होती है कि किसी कूड़ादान के सामने खड़ा होकर उन्हें कहें कि आप एज लाइफ करके, मुझे भी होती है, मैं भी करता रहा हूँ, लेकिन उसका मकसद एक होता है, मेरी बैक साइड पे डंपिंग साइड, लेकिन उसका मकसद एक ही होता है कि हम लोग जब वो चीज़ हाईलाइट करते हैं तो हम लोग लाखों लोगों की तर्जुमानी करते हैं, और तर्जुमानी की बुनियाद पर वो असर भी इस तरह रखती है कि फौरी तौर पे वहाँ से सफाई ना। एक चीज़ है, देखें ना, हमारी सोसाइटी का ये हुस्न है कि हमारे घरों में जो भी आता है हम उसको चाय पानी पूछते हैं, जिस तरह सिप्रा साहब कहते हैं, उसको इजाफी पैसे भी देते हैं। हम ये सोचते हैं ये आए रोज़, हाँ बिल्कुल, ये आए रोज़, कंसर्न यही होता है इसको टैक्स तो चले हम एक देते ही देते हैं, उसके अलावा भी हम कोशिश करते हैं कि ये यहाँ से खाली हाथ ना जाए। हमारे पूरी सोसाइटी का ये एक बड़ा नुमाया पार्ट है कि जो भी आपके घर आता है, दरवाज़ा नॉक करता है, आपको उसको चाय पानी भी पूछते हैं, जो कोई इस तरह का बंदा आ जाए आप उसकी फाइनेंशियली सपोर्ट भी करते हैं। तो एक तो इससे ये होगा कि रोज़ाना की बुनियाद पे आपकी गलियों में वो फोकस करेंगे ना। अगर सीएम साहब ने टैक्स लगाया है तो फिर उस पर कोई ना कोई मॉनिटरिंग भी होगी, चेक भी होगा। अब तो ये है कि बहुत सारे इलाकों में लोग उस तरह आते ही नहीं ना,
मैंने अपनी जो गली है वो मैंने पिछले तकरीबन 1 माह में 3 दफ़ा मुतलका LWMC के बंदे को फ़ोन करके लिखवाया, फिर वो बंदा आना शुरू हुआ। अब साहिब साहब आपकी बात से ये पॉइंट मेरे जेहन में आया, टैक्स होना चाहिए, इस चीज़ को हम अप्रिशिएट भी करते हैं क्योंकि सफाई से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, लेकिन कुछ फीडबैक के लिए भी निज़ाम रखे, लोग आपसे इंटरेक्शन कर सके। अगर टैक्स पे करने के बावजूद भी अगर उनके इलाके में सफाई नहीं हो रही है तो फिर कुछ ऐसा निज़ाम होना चाहिए कि लोग आपसे इंटरेक्शन कर सके, बता सके कि उनके इलाके में गंदगी है या कूड़ा नहीं उठाया जा रहा, यहाँ पे लोग अपनी शिकायत दर्ज कराएं। आज सोशल मीडिया का दौर है, उनकी कंप्लेंट सेल है, ये सोशल आपने सही मीडिया कहा है, ये चीजें जब हाईलाइट होती है छुपी नहीं रहती। बिल्कुल वो आपने आज सही कहा। आप 20-15 साल पीछे चले जाएं तब ये होता था, आज वो नहीं। आज तो एक तस्वीर नहीं आप वीडियो बन ऑनलाइन के भी कंप्लेंट करें या- तो फौरी आते हैं हाँ, सर, या फौरी ट्वीट हो हफ्ते जानी तक। है या किसी ने किसी और सोशल मीडिया साइट पे डालना है तो वो एक्शन होता नहीं है। इनकी है, मेरा ख्याल है कि देखिए ये तमाम चीज़ें गवर्नमेंट क्यों करती है कि गवर्नमेंट चाहती है कि उनके प्लेटफॉर्म से हो ताकि नीचे तक ये चीज़ मैसेज पहुंचे कि गवर्नमेंट ये चाह रही है बिल्कुल, और आवाम उसका सहारा बने। चीज़ें तो ये होती बिल्कुल ऐसे ही हैं। है। ये इंडिविजुअल जो हम बात कर रहे हैं कि इनफरादी तौर पर हम लोग कहते हैं कि इनको दें पैसे कि हमारा कूड़ा ले जाए, ले तो उसने वैसे भी जाना होता है, लेकिन कोशिश यही होती है कि वो खुश रहे, खुश करके चलें। ये तो कूड़ा तो हाँ, बर्दाश्त कोई भी रजामंदी नहीं से काम हो करता, जाए, लेकिन बिल्कुल। गवर्नमेंट की सतह पे जो हो रहा है वो लोगों को कम से कम इस बात का यकीन हो जाएगा कि हुकूमत पंजाब ये करने जा रही है। अगर पंजाब गवर्नमेंट ये करने जा रही है तो फिर वो लोग हुकूमत पंजाब से तवक्को भी करेंगे कि रोजाना ये इनके स्वीपर उनके दरवाजे हाँ, पे फिर आएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा बन के जाती लेके। है ना, जिस तरह बिल्कुल बड़ी ऐसे ही सड़कों है। को हम रोजाना देखते हैं कि वो गाड़ियां धो रही होती हैं, साफ कर रही होती हैं, इसी तरह हम ये भी चाहते हैं कि हम हमारे गली मोहल्लों में अगर हम टैक्स दें तो वो लोग आएँ, रोजाना सफाई करें, कूड़ा लेके जाएं, मोहल्ले साफ हों, गलियां साफ हों, आपका शहर साफ हो, आपकी आदि बीमारियां कम हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सो हम इस चीज़ को अप्रिशिएट ज़रूर करें, लेकिन इस चीज़ को भी यकीनी बनाना बहुत ज़रूरी है कि फिर इंश्योर हो कि सफाई हो रही है। अगली खबर, बहुत अच्छा इकदाम उठाया गया है, इससे बेहतरी क्या आएगी, कितना ज़रूरी था। 214 नई एम्बुलेंसेज महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर के सपुर्द की गई हैं। हेल्थ सेक्टर की बेहतरी हमारे प्लान में शामिल है, तमाम बड़े अस्पतालों की रीवैम्पिंग शुरू कर चुके हैं। सैयद मोहसिन रजा नकवी का ऐसा कहना है। शाहिद सिप्रा साहब, देखें मुझे तो इलेक्शन याद आते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि इलेक्शन की तकरीर याद आती है कि तालीम और सेहत बुनियादी तरजीहात में शामिल है, लेकिन एक ऐसा सेटअप जिनकी जिम्मेदारी सिर्फ इलेक्शन करवाने की है, अगर वो आवाम की फलाह की बात कर रही है वो गवर्नमेंट, और देखें कौन जाके एसी चेक करता है कि इसकी कूलिंग हो रही है या नहीं हो रही, कौन जाके देखता है कि यहाँ पे सफाई के क्या हालात हैं, टेस्ट फ्री हो रहे हैं नहीं हो रहे, ऑपरेशन थिएटर्स को बंद करके डिसइंफेक्ट क्यों करवाया जाता है। बेसिकली उसका मकसद यही है कि गरीब और मतवसत तबका जो सरकारी हॉस्पिटल्स में अपने इलाज मुआवजे के लिए आता है उनको सहूलतें दी जानी चाहिए। लेकिन ये सिस्टम एक क्योंकि कई सालों से चलता आ रहा है, इसको मोल्ड करना, इसको तब्दील करना एक मुश्किल काम है, नो डाउट, लेकिन जो मुसलसल फॉलो अप हो रहा है उसके तनाजुर में लगता है कि कहीं ना कहीं जाके इंशाल्लाह बेहतरी ज़रूर होगी। अब बात करते हैं कि एम्बुलेंसेज की। अब देखें ना हॉस्पिटल के बाहर अगर खुदा ना खासा किसी माजरत को के साथ, ज़रूरत आई है, एम सॉरी मैं आपको कट कर रही हूँ। अब मैंने देखा है ये जो सरकारी तौर पर भी एम्बुलेंसेज होती हैं ना, ये लोग भी मुश्किल वक्त में जाके लोगों से पैसे वसूल मैं वही करते बात हैं। कर रहा हूँ। हॉस्पिटल के बाहर जो खड़ी एम्बुलेंसेज हैं, ये अगर किसी को ज़रूरत पड़े, मैं वही बात कर रहा था कि ये लोग पैसे मांग रहे होते हैं। Yes. ये जब वहाँ पे वो ब्लैकमेल होते हैं तो फिर अल्टीमेटली जिसके लवाहिकीन वहाँ खड़े हैं, अगर बॉडी उनके पास शिफ्ट करनी कोई है option पुराना नहीं खासा होती या है। पेशेंट को किसी दूसरी हॉस्पिटल में वैसे शिफ्ट करना है, जो CM साहब उनके ने- पास तो और कोई ऑप्शन होता ही सीएम नहीं साहब ने जो किया है बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, लेकिन सिप्रा साहब इस चीज़ को बेहतर जानते हैं, हम इसको कवर भी करते हैं। मेरा ख्याल है कि ये जो एम्बुलेंसेज हैं ये 1112 के अंडर होनी चाहिए, उनकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, वो बड़े आई ज़बरदस्त मस्ट अप्रिशिएट ये जहाँ पे जिस तरह आपने चीज़ें पॉइंट आउट की हैं कि जो सरकारी एम्बुलेंस लेने के लिए भी आपको पैसे देने पड़ते हैं, तो अब भी यही होगा, क्योंकि वो जिस हॉस्पिटल के अंडर होगी वो वाला MS या वो वाला जो डॉक्टर है DHQs THQs वो जो भी हैं छोटे नहीं। अब तो अगला rural बंदा area- इस सिचुएशन में नहीं होता कि बहस तो मुबासा rural- करे, शिकायत नहीं, कहीं rural जाके areas करे, में आपके तो पास वैसे ही वहाँ पे डॉक्टर उस तरह अवेलेबल ही नहीं होते, तो वहाँ पे लेने के लिए आपको वैसे ही अजीब सी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। मेरा ख्याल है इसको 1112 के अंडर करते तो ये बहुत बेहतर सर्विस होती। ये 214 एम्बुलेंसेज जो हैं ये बिल्कुल शहरियों के लिए सहूलत का बायस बनती। अब पता नहीं अब प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाले क्या करते हैं, लेकिन हमने जो सर्विस देखी है इस हवाले से वो 1112 के लोग बहुत बेहतर तरीके से आपकी हेल्प भी करते हैं। किसी जगह पे कोई इमरजेंसी हो तो एम्बुलेंसेज भी पहुंचती हैं। इसी तरह उनकी जो इस तरह की सर्विसेज हैं वो बहुत बेहतर हैं। तो कल हमने ये देखा है CM साहब का इनिशिएटिव ये बड़ा ज़बरदस्त है। मैं आज सुबह भी यही बात कर रहा था कि अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट का जो नुमाइंदा वज़ीर आला आता है
अगर वो नेक नीति से काम करे, एक निगरान वज़ीर आला अगर आपके फंड्स जो एलोकेटेड हैं ऑलरेडी उनको यूटिलाइज़ करके आपके जो सारे मंसूबे लटके हुए हैं उनको मुकम्मल कर रहा है, तो आपके लिए तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। आपका एक तो सियासी तौर पे कद बढ़ता है, आपकी पार्टी की इज़्ज़त होती है, लेकिन कोई बंदा उस तरह काम करना ही नहीं चाहता। ना हमने करते हुए देखा है। आप आते हैं 5 साल मज़े उड़ाते हैं, लोगों को अपनी मन मर्ज़ी के ठेके देते हैं, मामलात ख़राब करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। फिर आप कहते हैं कि इस मुल्क में तो निज़ाम ही नहीं अच्छा। भाई आप अपने फंड्स इस तरह यूटिलाइज़ ही नहीं करते, आप अपने सोर्सेज को इस्तेमाल ही नहीं करते, आप ब्यूरोक्रेसी के जो फैसले हैं उन पे इम्प्लीमेंट करते हैं, ग्राउंड पे जाते ही नहीं। अगर कोई CM विजनरी हो, चीज़ों को जाके प्राइमरी लेवल पे देखे, तो आपके बहुत सारे फंड्स बच सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मनसूबा जात जो 6-6 माह में या 8-8 माह में या 8-8 साल में मुकम्मल होते हैं, वो 1.5-2 माह का काम होता है। तो हमने तो ये देखा कि निगरान सेटअप आपके फंड्स जो है, चलिए जी, हम उम्मीद ही कर सकते हैं सब इनिशिएटिव जो बहुत ज़बरदस्त लिए जा रहे हैं और ख़ास तौर पर गरीब आवाम के लिए लिए जा रहे हैं जिनकी सुनवाई कहीं नहीं है, ये अच्छे तरीके से पाए तकमील तक पहुँचे। इनकी फॉलोअप भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये समरात आवाम तक पहुँच रहे हैं, ज़रूरतमंद तक पहुँच रहे हैं या नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। खबर क्या है जी, कंपनी का लाइन लॉसेस में इजाफा रोकने के लिए इकदाम। लेस्को सारिफिन को 1 अरब 50 करोड़ की ओवर बिलिंग का इंकशाफ हुआ है। इस पर मुझे क्या कहना चाहिए, मुझे ये समझ नहीं आ रही है। मतलब लाइन लॉसेस आपने रोकने थे, इंकशाफ ये हुआ कि आपने ओवर बिलिंग की। ओवर बिलिंग, आमिर भाई का केस मेरे सामने है जो उन्होंने बताया कि परसों आपने वो चीज़ मेंशन की कि आखिर उनके साथ क्या हुआ है। अब जिन लोगों को नहीं पता कि किस तरह से उन्होंने ओवर बिलिंग का शिकार हो, कितने इतने बिल पे करने हैं, पहले इतने मसाइब है लोगों के साथ, फिर ओवर बिलिंग और जल्दी कोई ठीक भी आपका बिल नहीं करता, क्या करेगी अवाम? देखें, ये इंकशाफ जो है ये कल कंफर्म भी हो गया है और लेस्को चीफ से जब मैंने क्वेश्चन किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने इसको कंफर्म भी किया है। अब लोग कैसे ये पता चलेगा कि उनको ओवर बिलिंग? बड़ा आसान हल है। जो डोमेस्टिक सेक्टर है वो अपने घरों के बिल्स देखें जो उनके घर डिलीवर हुए हैं। मैं आयशा प्लीज ये सोशल मीडिया पे भी आपने चंक देना है क्योंकि ऑलरेडी लोग बहुत परेशान हैं ज्यादा बिलों से, और अगर ओवर बिलिंग हुई है तो वो नाजरीन जो जिनको लग रहा है कि एकदम से बिल ज्यादा आ गया है तो आपने चेक करना है कि आपको कहीं ओवर बिलिंग तो नहीं हुई। शायद सिप्रा साहब बता रहे हैं जी। देखें, आपने अपने घर जो बिल आता है उसका इंतज़ार करना है क्योंकि उस पर जो तस्वीर होगी उससे आपको पता चलेगा कि कितने यूनिट्स उन्होंने पोस्ट किए हैं और तस्वीर पर कितने यूनिट्स मौजूद हैं। ठीक हो गया। जाली तस्वीर भी लगती है, इसमें भी कोई शक नहीं है कि आप कैलकुलेटर से तस्वीर बनाते हैं और उसको मीटर की तस्वीर बना के पेस्ट कर देते हैं बिल पे और उसके ज़रिए आपको ओवर रीडिंग हो जाती है, ये चार्ज कर लिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि ज़्यादा कल्चर बनता जा रहा है कि मोबाइल से बिल निकाला और उसके बाद उसका प्रिंट लिया या फिर मोबाइल से बिल शामिल करवा दिया। ये किन इलाकों में ओवर बिलिंग हुई है? आपका डिफेंस इलाका बहुत मुतासिर हुआ है, ये गुलबर्ग, फैसल टाउन और ये जो इस गार्डन टाउन के इलाके हैं, यहाँ चूँकि सोलर सिस्टम से बिजली लोग बना रहे थे ज़्यादा। उसके बाद आपके रायवन रोड के अतराफ की जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, आप ये हाउसिंग सोसाइटीज़ और ये बता रहे हैं एक मुतासिरा शख्स बीच में आ गए हैं, आमिर रजा खान साहब ने कह दिया। मैंने नाम पहले ले लिया सोलर वाले नहीं है, आमिर रजा खान साहब सोलर वाले नहीं है, ये और मैं बात कर रहा हूँ। आमिर रजा खान साहब का और केस है, ये मैं सोलर पे जा रहा हूँ। ये क्या हुआ कि सोलर सिस्टम लोगों ने लगाए, उन्होंने बिजली की जनरेशन की ताकि अपने बिल कम करें और उसके साथ कौमी ग्रिड स्टेशन को एडिशनल जो बिजली है वो फरोख्त करें। यहाँ क्या हुआ कि जो जुलाई से लेस्को की बिलिंग का निज़ाम चेंज हो गया। ठीक है। उन्होंने क्या किया कि कौमी ग्रिड स्टेशन से जो लेस्को की रिसीट यानी कि जो लेस्को बिजली ख़रीद रही है उसके साथ ये जो इजाफी जनरेशन कर रहे हैं और जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं कंज्यूमर, ये यूनिट्स उसकी रिसीट का हिस्सा बना दिया। लेस्को अपने लाइन लॉसेस मुरतब करती है रिसीट और उसके बाद जो सोल्ड उन्होंने कंज्यूमर को बिलिंग की और उनसे बिल है। इनका जब कंपैरिजन होता है रिसीट माइनस सोल्ड, उसके बाद उनके लाइन लॉसेस निकल आते हैं। यहाँ क्या है कि 2 महीने में जुलाई में 1 करोड़ 30 लाख आप यूनिट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं कंज्यूमर और अगस्त में 1 करोड़ 40 लाख यूनिट आपके एक्सपोर्ट हो रहे हैं। ठीक है। कौमी ग्रिड से जो रिसीट थी उसमें ये 3 करोड़ यूनिट्स ऐड हो गए। जब 3 करोड़ यूनिट्स ऐड हो गए तो आपके इसके सोल्ड आपके पास नहीं है। सही। रिसीट जब बढ़ती है तो उसके बाद आपके लाइन लॉसेस बढ़ने होते हैं। ये 3 करोड़ यूनिट जब आपके एडिशन हुआ तो आपके लाइन लॉसेस बढ़ने चाहिए, लाइन लॉसेस नहीं बढ़े, आपके लाइन लॉसेस माइनस में चले गए। इससे बड़ा क्लियर है कि आपने 3 करोड़ यूनिट्स जो हैं इसकी ओवर बिलिंग की है।
ये लोगों को आपने जायज यूनिट्स चार्ज किए हैं और उसके बाद 3 करोड़ यूनिट्स, और उसकी अगर रुपीस में 50 रुपए फी यूनिट का हिसाब भी लगाएं तो वो 1.5 अरब रुपया बनता है। अंदाजा करें आप किस तरह मुझे बताएं कि वो बंदे जो कि आपके सिस्टम पर बोझ कम कर रहे थे, उन्हीं को आपने बुनियाद बनाकर लोगों को थोड़ा सा आवाम का भला कर दें कि अपने बिल को कैसे उनको पता चलेगा कि ओवर बिलिंग हुई है। बड़ा आसान है जी, आप अपना बिल पकड़ें, उसके ऊपर यूनिट्स लिखे होंगे, आपकी प्रेजेंट और प्रीवियस रीडिंग का बड़ा बॉक्स ऊपर बना होगा टॉप पे जहां आपका रेफरेंस नंबर लिखा हुआ है। आप प्रीवियस रीडिंग लें और प्रेजेंट रीडिंग लें और उसके बाद आप तस्वीर देखें बिल की कि आपके बिल के ऊपर जो तस्वीर छपी हुई है मीटर की उसके साथ मैच हो रहे हैं यूनिट्स आपकी प्रेजेंट रीडिंग या नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही और ज़्यादा यूनिट्स चार्ज हैं तो आपको ओवर बिलिंग हुई है। 3 फेज़ मीटर के हामिल जो लोग हैं वो भी इसी तरह देखें, उनके दो रीडिंग्स आ रही होंगी, पीक आवर्स की और पीक आवर्स की, 2 तस्वीरें छपी होंगी, दोनों आप देखें, अगर मैच होती हैं तो ठीक है, अदरवाइज मैच नहीं हो रही। और आपके DHA में घर में ये कहानी है, आपके गुलबर्ग में घर में, ये डोमेस्टिक की बात नहीं तो डोमेस्टिक में कैसे ये करते हैं कि पीक आवर्स में इतने यूनिट्स हैं? सर जी वो तो मीटर है ना, उसमें सॉफ्टवेयर है, उसने तो ऑटोमेटिकली ये जो आपके जो मीटर जितने लगे उसमें सॉफ्टवेयर जो किस तरह ये निकालते हैं, तस्वीर बना के चले जाते हैं हमने तो नहीं, मैं आपको बताता हूँ T1 और T2 2 रीडिंग्स होती हैं आपकी, उसके बाद आपकी फुल फाइनल रीडिंग भी होती है। T1 जो है आपकी पीक आते हैं, T2 जो है ऑफ पीक। अच्छा, उसमें जो बार बार चेंज हो रहा होता है उसमें, हाँ उसमें आ रहे होते हैं, 2 रीडिंग्स आ रही होती हैं। अगर आप अपने मीटर पढ़ें, पहले डेट आएगी, टाइम आएगा, उसके बाद आपके लोड आ जाएगा, उसके बाद रीडिंग आएगी, एक की दूसरी रीडिंग आएगी, फिर आपकी दोनों का इकट्ठा रीडिंग आएगी। वो बड़ा क्लियर है, आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन आपने ओवर रीडिंग ये बड़े आराम से कह दिया, बड़ा क्लियर है, ये पढ़े लिखे लोगों को नहीं पता, तो आम आदमी को कहाँ पता? कह रही हूँ अब आमिर भाई जैसे जो हैं उनको ये चीज नहीं पता, जो हम यहाँ पे बैठ के इश्यूज भी हर रोज डिस्कस कर रहे होते हैं। अच्छा जी, ये तो ओवर बिलिंग वाला सीन हो गया ना, आमिर भाई के साथ क्या हुआ था वो भी बता दें, इस तरह शहरियों की हेल्प हो जाएगी। आमिर भाई का केस अगर डिस्कस कर भी करें, उनका बिल ठीक नहीं हुआ, हाजी साहब से कहें कि बिल जमा करा दें, वो तो हाजी साहब को मैसेज दे रहे हैं, वो सुन रहे होंगे। अब मैं आ जाता हूँ, मुझे ये नहीं समझ आती, एंड पे आके यही कहा जाता है सारिफ को ऑप्शन कोई नहीं है, ये बिल जमा होगा। आप सुने, अब क्या है, हाजी साहब का क्या मसला है कि हाजी साहब का पुराना मीटर लगा हुआ है, उसको उन्होंने डिफेक्टिव कोड लगाया कि ये मीटर चेंज होना चाहिए था। लेस्को की जिम्मेदारी थी उस मीटर को चेंज करते और नए मीटर पे उनकी बिलिंग करते। ये बराह रास्त उनकी नहली है और गफलत है। क्या हुआ कि जिस महीने हाजी आमिर रजा साहब की बात हो रही है, क्योंकि या उनका रास्ते नहीं बनते या उनका बिल का मसला है, मसाइल तो इन्हीं के ही हैं बस, और तो मसला ही कौन शहर में, बहुत सारे फैसले हैं, जाने दें। अच्छा, अब क्या था कि जो जिस दिन डिफेक्टिव कोड जिस महीने लगा, उसके बाद SOP है कि आप एवरेज चार्ज करें। ठीक है, एवरेज चार्ज करें 11 मंथ की, या फिर एज पर लास्ट ईयर आप यूनिट चार्ज कर लें। हाजी साहब को पिछले महीने भी एवरेज चार्ज होगी, डिफेक्टिव कोड CP90 का कोड लगा, और इस महीने भी CP90 के कोड पे उनके एवरेज या एज पर लास्ट मंथ चार्ज हो गए। हाजी साहब का ये मौक़िफ़ है, और जो उस मौक़िफ़ की मैं तायद भी करता हूँ, वो ये मौक़िफ़ है कि उनकी रीडिंग जो उस वक्त 119 पे थी, इस वक्त वो 300 समथिंग पे। इसका क्या मतलब है कि मीटर तो ठीक है, मीटर तो चल रहा है, लेस्को ने उसको डिफेक्टिव कोड लगाया था क्योंकि पुराने मीटर उन्होंने तब्दील करने थे, उसकी बुनियाद पे। अब उसकी डीकोडिंग होगी, मीटर डीकोड होगा, दोबारा वो आपका एक्टिव हो जाएगा मीटर, और जो यूनिट्स उनको वहाँ पे शो हो रहे हैं पिछले महीने और इस महीने, उनका जो डिफरेंस है वो थोड़े से यूनिट्स बनते हैं, 200-250 बनता है, उनका बिल उनका बन जाएगा। हाँ, उनका बिल बन जाएगा, हाजी साहब का बिल बन जाएगा। लेकिन ये हर कंज्यूमर जाके दफ्तर में उनकी नहीं सुनी जाती। मैं यही तो कह रही यहाँ क्या है कि रीडिंग को 3 को 8 बना दिया जाता है, जिसको ये अपनी जुबान में स्ट्रोक कहते हैं कि स्ट्रोक लगाए गए हैं। आपने 1 को 9 बना देना है, 100 यूनिट है तो उसको 9 बना देंगे तो 900 यूनिट्स हो जाएंगे। ये बड़ा आसानी से होता है, लेकिन ओवर बिलिंग का आंसर ये जो हुआ है एक्सपोर्ट यूनिट्स की मद में, ना इसको कोई डिनाई कर सकता है, ना इससे कोई निकल सकता है। ये इतना बड़ा स्कैंडल है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि आपने अचानक से PITC ने बिलिंग का निज़ाम को चेंज क्यों किया। अगर चेंज कर दिया तो फिर लेस्को ने 3 करोड़ यूनिट सार्फिन पे क्यों डाल दिया? आपने तो सारी डिटेल्स बता दी, किस तरह से लोगों के साथ क्या क्या हुआ, कौन कौन से इलाके मुतासिर हुए। अब मुतासिरीन के लिए आपकी सजेशन क्या है? कोई रास्ता भी उनको दिखा दें कि अब उनको क्या करना है। देखें हाँ, हम चाह रहे हैं लोगों की रहनुमाई। देखें, बात यह है कि आप मुतलका दफ्तर में जाएंगे, ठीक है, तरीकाकार क्या होता है जो कि अडॉप्ट नहीं होता, और आपके 99% कंज्यूमर्स के लिए वो इफ़ेक्ट होगा भी नहीं। लोग जाएंगे भी सही तो वो नहीं होगा।
क्या जो बिल जमा यूनिट- कराना पड़ेगा? उसकी वजह क्या, मैं आपको बताता हूँ ना, अब जमा को छोड़ दे, मैं उसकी वजह क्या बताता हूँ। जो यूनिट्स इन्होंने चार्ज करके रिकॉर्ड बना दिया, लाइन लॉसेज आपने मुरतब कर लिए हैं, जब ये माइनस करते जाएंगे तो उनके तो लाइन लॉसेज बढ़ते जाएंगे। कभी भी नहीं कोई चाहेगा कि मेरे लाइन लॉसेज बढ़ें और बिजली चोरी जो है या खसारा बढ़े और मेरी नौकरी पे आए। अल्टीमेटली कंज्यूमर पे ही रहेगा। प्रोसेस क्या होता है कि आपने सब डिवीजन में जाना है, एसडीओ ने अमेंडमेंट का लेटर बनाना है कि इतने यूनिट जिनको एक्सेस चार्ज हुए हैं वो जाना है एक्सीएन के पास, एक्सीएन ने उसको साइन करना है। एक्सीएन के साइन के बाद वही लेटर जाना है डिप्टी कमर्शियल मैनेजर के पास जो सर्कल ऑफिस में बैठेगा, डीसीएम उसके पास, वो उसको वेरीफाई करेगा। उसके बाद एससी सुपरिटेंडिंग इंजीनियर जो ग्रेड 19 का है वो उसको साइन करेगा। अपनी गलती, ये मैं आपको तरीकाकार बता रहा हूँ, अपनी गलती के लिए हमें ये तरीका। एससी जब उसको कर लेगा फिर उसका प्री ऑडिट होगा, उनका इनका ऑडिट की टीम्स है, वो उनका प्री ऑडिट करेंगे। प्री ऑडिट करने के बाद वापस रेवेन्यू ऑफिसर के पास वो आएगा पर्चा उसी तरह, और रेवेन्यू ऑफिसर उसको फीड करेगा तो आपका बिल ठीक होगा, और ये नहीं होगा। ये इतना बड़ा प्रोसेस ना, तो ये गलती भी नहीं की होगी, गलती भी नहीं की, सरासर कंपनी की गलती का खसारा भुगतेगी आवाम। पहले ये इतना लंबा प्रोसेस होगा, फिर उसके बाद आपको ना कर दी जाएगी और मसला आपके सर पे देखें इन्होंने, मैं आपको बताता हूँ, ये डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज जो है राय असगर, इन्होंने 6 लाख यूनिट्स की ओवर बिलिंग पर अभी कुछ दिन पहले एसडीओ को बर्खास्त किया है। भाई ये 3 करोड़ यूनिट्स है जिसको लेस्को चीफ कह रहे हैं कि ये सिस्टम की खराबी है, ये ओवर बिल्ड है, इनका कौन जिम्मेदार है? मुझे ये बता दें, लेस्को चीफ सरासर मीडिया पे आके इस चीज को मान रहे हैं, अग्री कर रहे हैं, फिर जो लोग इसके जिम्मेदार हैं शाहिद सिपरा साहब उनको तो पकड़े, उनका तायुन करें ना। मैं यही तो कह रहा हूँ, आप 6 लाख यूनिट्स के ओवर बिलिंग के एसडीओ को टर्मिनेट कर रहे हैं। हाँ। 3 करोड़ यूनिट्स जिसमें आपके कई एक्सीएंस आते हैं, कई एसडीओ आते हैं, सारे ही आते होंगे, 100 के करीब ऑफिसर्स आते हैं। भाई उनके खिलाफ एक्शन क्यों ना लें? 3 करोड़ यूनिट की बात है, लेंगे उनका 1.5 अरब रुपया तो जो रिकवरी बननी थी, जो बाद में शोर मचना था कि भाई आपके लाइन लॉसेज हैं, ये क्यों हुए, उसका जवाब दे लेस्को चीफ को ही है ना, या सीएसडी डायरेक्टर कस्टमर सर्विस। 1.5 अरब तो उन्होंने अपने कंपनी के खजाने में जमा करवा लिए ना। अब जो मर्जी ऑडिट हो, 2 साल लगे, 4 साल लगे, ये पब्लिक, ये अगर आवाम ने ऐसे किया होता तो इस वक्त क्रैकडाउन भी होने थे, FIA भी मुतहरक होनी थी, लोगों के घरों पे पर्चे छापे भी पड़ने थे, पर्चे भी ना। मैं कल भी बात कर रहा था बड़ी सिंपल, मैंने कहा अगर आप रोजाना हमें खबरें भेज रहे हैं कि हमने इतने करोड़ की बिजली पकड़ ली है, चोरी बिजली, मुझे बताएं कि आपके तो मंथली जो लाइन लॉसेज है, जो मंथली, हाँ उसका, ये जो मंथली लाइन लॉसेज हैं वो आपके डिक्रीज हैं। अगर आपके मंथली लाइन लॉसेज डिक्रीज हैं तो फिर चोरी कहाँ पे थी? ये 4 दिन में चोरी होगी। आपका प्रोग्रेसिव यानी कि सालाना जो लाइन लॉस है वो भी माइनस में है, फिर चोरी कहाँ पे थी? इसका क्या मतलब कि ये जो चोरी हो रही थी ये ओवर बिल्ड हो रहा है, ये ओवर बिलिंग की बुनियाद पर सारी चीजें। कम में मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, फिर अगली खबर की तरफ आएंगे। ये दोनों जो अहम बातें हैं मैं सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करूंगी, आपने वहां से अगर आपकी ओवर बिलिंग हुई है तो आपको क्या रास्ता फॉलो करना है, उसका असर हो ना हो लेकिन ज़रूर कोशिश आप कर लें, हम ना उम्मीदी क्यों करें। और आपने अपने बिल को देखना कैसे है कि ओवर बिलिंग हुई है या नहीं, ये दोनों चीज़ें हम ज़रूर शेयर करेंगे। आप सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। मैं तो हैरान भी हूँ, परेशान भी हूँ कि इस तरह के वाक़यात भी होते हैं। ये अपनी नौयत का बड़ा डिफरेंट सा वाक़या है जी। ऑनलाइन गेम्स में कंगाल नौजवान का अपने अगवा का ड्रामा फ्लॉप हो गया। मुगवी खुद ही घर वालों को जाली नंबरों से कॉल करके करोड़ों तावान मांगता था। सिंध के इलाके से इसको गिरफ्तार किया गया है। साई साहब, ये क्या मामला है, जरा बताइएगा। देखिए, ऑनलाइन गेम्स जो हैं वो किस तरह आपकी नौजवान नस्ल को तबाह कर रही हैं। पहले हम पबजी की बात नशा तबाह करता है, मतलब मैं कल इसको सुन रहा था तो ये कह रहा था कि मैं बैठा हुआ था, 1 साल पहले की बात, 2 मिनट है साई साहब हमारे पास। 1 साल पहले की बात बता रहा था कि मैं बैठा हुआ था, मेरे सर्च कर रहा था तो हमें 3 पति गेम आई। उसने कहा कि इस पे आप आएँ तो आपको इनामात मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। कहता है मैंने 20 रुपये से शुरू किया है तो करोड़ों रुपए कहता है मेरे चले गए। फिर ये वहाँ पे कमेटियाँ जो ताजर बरादरी आपस में डालती है, कहता है उसके पैसे थे वो भी चले गए, घर वालों के पैसे भी मैं खा गया। तो कहता है फिर मुझे समझ नहीं आती थी ये पूरे कैसे करते। मैं कभी जीतता था लेकिन ज़्यादा हारता था। तो जब मैं डिफॉल्टर हो गया तो उसने कहा कि मैंने पहले एक दफ़ा अगवा का ड्रामा रचाया, फिर मैंने कहा कि ये घर वालों के साथ, तो कहता है घर वालों के पहले वो पैसे गए, फिर मैंने 20 लाख रुपया मांगा, खुद ही वहाँ पे तस्वीर बनाई। वो तो पुलिस
ने इसको लोकेशन से इसकी ट्रेस की है। असल बात यह है कि नौजवान नस्ल को सोशल मीडिया के अदब आदाब का पता होना चाहिए, किस तरह लोग ट्रैप हो जाते हैं, मासूम लोग। सर जहाँ फायदा है मैं कहती हूँ नुकसान वहाँ पे डबल ट्रिपल हो रहा है। ये कैसे हो सकता है? मुझे एक बात तबाही की तरफ जा रही है। मुझे बताएं ये कैसे हो सकता है कि बिला वजह आपको वो कोई लाखों रुपए इनाम दे रही है? कोई ना कोई वो इंसेंटिव आपको देते हैं शुरू में, उसके बाद वो पूरी उस गर्दाब में आपको फंसा लेते हैं। जब आप फंस जाते हैं फिर कोई रास्ता वापसी का नहीं। वो जो ऑनलाइन ये वो देते थे कर्ज जो चल रहा था, उसमें मैं एक दो बंदे से मिला हूँ, वो तो बड़ी खौफनाक सिचुएशन है। आपका सारा फ़ोन ही डाटा ही उनके पास होता है, फिर वो आपको ब्लैकमेल करते हैं। अगर आप पैसे नहीं देते तो आपके रिश्तेदारों दोस्त अहबाब को कहते हैं जी इसकी तस्वीर हम आपको देते हैं। अजीब सा सिस्टम। मेरा ख्याल है जिस तरह सोशल मीडिया पे लोग शिफ्ट हो रहे हैं, कम अज़ कम इसके कोई एथिक्स ज़रूर होनी चाहिए, आपकी क्लासेस होनी चाहिए कि किस तरह यूज़ करना चाहिए, कौन से आपके नुकसानात हैं, कौन से आपके फायदे हैं, और इस पे लॉ होना चाहिए, कानून होना चाहिए। देखें ना, कल मैं एक FIR चलेगा इतना वो जो काम का कि वो बॉदर भी नहीं करते। सही सब माजरत वाइंड अप करने का कहा जा रहा है। कल एक चीज़ देखी आपने, वो एक बंदा खड़ा था माइक लेके, वो SHO बेचारा कोई लंडे में गया तो उसके साथ जोश नहीं किया, तो कुछ अदब ऐसे ही है। थैंक यू सो मच नाज़रीन, हेडलाइंस के बाद आएंगे। कुछ कुदरती चीज़ें जिनके बारे में हम आपको टिप्स देते हैं, और ये वो समटाइम चीज़ें होती हैं जो कि आपके पास मौजूद होती हैं। अच्छा जी, अर्के गुलाब ऑलमोस्ट हर घर में ही होता है, और आप इससे किस तरह से फ़ायदा ले सकते हैं ये हम आपको बता देते हैं। वो लोग जो कि स्किन प्रॉब्लम्स का शिकार रहते हैं, वो चाहे कील, मुहासे, छाइयाँ या फिर आपकी स्किन पे जो दाने निकल आते हैं वो हैं। इसके लिए आपने करना क्या है, अपनी स्किन को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद आप टाइम टू टाइम अगर शावर में डालकर अर्के गुलाब रखें और अपने फेस पे करते रहें, उसको उसी तरह से आप ड्राई होने दें तो आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा है। आप चलते फिरते दिन में 4-5 दफ़ा ये प्रैक्टिस कर लें, फ्रिज में रख लें अर्के गुलाब और उसको स्प्रे अपने फेस पे करते रहें, तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको होगा। फिर जो ड्राइनेस की शिकायत है अर्के गुलाब से वो भी दूर होती है। जिनके हाथ खुश्क रहते हैं, चेहरा खुश्क रहता है, अर्के गुलाब का इस्तेमाल करें तो ये भी हो जाएगी। आपके नाखून चमकदार होंगे, नाखून अच्छे होंगे, और इसके साथ साथ वो लोग जो कि आँखों के अमराज का शिकार रहते हैं, अगर आप कहीं बाहर बाइक पे आए हैं, बाहर से आए, आँखों का आप वॉश अच्छी तरह से करना चाह रहे हैं, आँखों में लाली सूजन है, उसमें भी आप अर्के गुलाब का इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मौसर होगा। इसके अलावा अगर आपके बाल कमज़ोर हैं और रूखे हैं, अर्के गुलाब का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो आपके बालों के लिए भी ये अच्छा हो सकता है। तो ये बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे जो मसाइल हैं उसका इलाज आप अर्के गुलाब के ज़रिए कर सकते हैं। कुदरती चीज़ें हैं, इनका इस्तेमाल करके आप अच्छे तरीके से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन नाज़रीन, प्रोग्राम में हमने सेगमेंट का सिलसिला आगे बढ़ाना है। मौसम की सूरत हाल आपको बतानी है, मौसम तब्दीली की तरफ कब जा रहा है, गर्मी की शिद्दत कब कम होगी, आज का मौसम कैसा है, टुडेज़ वेदर में देखेंगे। आज के मौसम की सूरत हाल फरीहा हमें बता रही है। ओवर टू यू। जी बिल्कुल, अगर आज हम बात करें शहर लाहौर के मौसम के हवाले से तो सुबह सवेरे शहर में जो है वो धूप निकल आई है। धूप निकलने के बाद शहर में जो है वो गर्मी का जोर काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ शहर का मौसम इस वक्त इस तरह महसूस किया जा रहा है कि हब्स काफ़ी ज़्यादा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बताया जा रहा है कि शहर की हवा में जो है नमी का तनासुब 75% रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसके बायस मौजूदा दर्जा हरारत तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन नमी के बायस ये दर्जा हरारत जो है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बताया जा रहा है कि दिन भर जो शहर का मौसम है वो इसी तरह गर्म रहेगा, हब्स काफ़ी ज़्यादा होगी, जबकि शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन हब्स के बायस ये 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस किया जाएगा। शहर भर में जो है वो 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो है हवा भी चल रही है, लेकिन गर्मी की शिद्दत इस कदर ज़्यादा है कि ये हवा भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म महसूस की जा रही है। अगर हम बात करें एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से तो शहर का जो मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 162%
60% रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो शरह है वो मुख्तलिफ रिकॉर्ड की जा रही है। सैयद मरातब अली रोड पे 181 रिकॉर्ड की जा रही है, एचएन हाउसिंग सोसाइटी में 163, जोहर टाउन 158, जबकि यूएस कौंसल 158 रिकॉर्ड की जा रही है। शहर लाहौर मुल्क भर के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज नंबर 5 पर है। महकमा मौसमियात ने तो यही बताया है कि आज जो बारिश के जो इम्कान है वो सिर्फ 20% है। अलबत्ता अगर बारिश हो जाती है तो शहर में जो है वो गर्मी का भी जोर टूटेगा, हब्स से भी शहरियों को छुटकारा मिलेगा और शहर का मौसम बेहतर होगा। माहिरीन ने भी जो है वो शहरियों के लिए ख़तरे की घंटी बजा दिया। उनका कहना है कि ये हब्स वाले काफ़ी ज़्यादा हब्स बढ़ती जा रही है, तो इससे बचने के लिए शहरियों को हाइड्रेटेड रहना है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है और बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ को जो है वो अवॉइड करना है। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मौसम की सूरत हाल आपने बताई। जिनकी बर्थडे है उनके लिस्ट की तरफ आ जाते हैं जी। आज बर्थडे है एमन उमर की और उनशा अब्दुल वहाब हसनैन मजीद की सालगिरह है, मोहम्मद आज़ान बिलाल की। तो सालगिरह की मुबारकबाद वंस अगेन आप सबको। अगर आपकी सालगिरह है कल यानी फ्राइडे को, आप अपने पिक्चर्स भिजवा दें, स्क्रीन पर नंबर है। सो आपकी सालगिरह को भी इसी तरह से स्पेशल बनाया जाएगा और आपको बर्थडे विश की जाएगी। अच्छा जी, अब हमने बढ़ना है आगे। इससे पहले कि हम दूसरे सेगमेंट्स की तरफ चलें, वो लोग जो मेरी वार्डरोब के बारे में पूछते रहते हैं, जे डॉट की वार्डरोब आजकल मैं पहन रही हूँ। आप ऑनलाइन भी जो है जे डॉट से अपनी पसंद के कपड़े ऑर्डर करके मंगा सकते हैं और इसके साथ साथ आप विज़िट भी कर सकते हैं इनकी शॉप, और 25% यहाँ पे ऑफ़ भी लगी है। आप जा सकते हैं, ऑफ़ से भी भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। सो ये है जी एक छोटी सी अनाउंसमेंट जो कि हमने आपके साथ शेयर की है। सेगमेंट्स का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे आज के भाव क्या हैं आज के सेगमेंट में। सब्जियों की कीमतें रेटलेस तौकीर के पास होगी जी, हम उनके पास चलेंगे। ओवर टू यू। जी बिल्कुल, सुबह उठते साथ ही सबसे पहले जो चीज़ सोची जाती है हर घर के अंदर वो होती है कि आज क्या पकाएं, और इसी हवाले से जो है वो टेंशन पड़ जाती है कि आज सब्जियों की कीमतें क्या होंगी। अगर देखी जाए सब्जियों की कीमतों में तो पिछले रोज़ की निस्बत जो है वो सब्जियों की कीमतों में काफ़ी इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा घरों में इस्तेमाल होने वाली, हर सब्ज़ी के अंदर इस्तेमाल होने वाली चीज़ जो है वो अदरक है, और इस वक्त अदरक की कीमत जो है वो 1020 रुपये किलो फ़रोख्त की जा रही है। इसके अलावा अगर हम दीगर सब्जियों की बात करें तो आलू जो है उसकी कीमतें भी जो हैं वो आसमान को छू रही हैं। तकरीबन जो है वो 78 रुपये किलो जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर हम प्याज की बात करें, वो भी रोज़मर्रा रूटीन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, जो कि 35 से 40 रुपये किलो फ़रोख्त किया जाता था, इस वक्त जो है वो तकरीबन 75 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर हम मौसमी सब्ज़ी की बात करें तो मेथी ऐसी सब्ज़ी है जो कि थोड़े से मौसम के लिहाज से वो आती है, और उसकी कीमत भी जो है वो तकरीबन 250 रुपये किलो फ़रोख्त की जा रही है। गोभी की बात करें तो 125 रुपये, शिमला मिर्च की बात करें तो 110 रुपये किलो फ़रोख्त की जा रही है। मटर की बात करें, मटर भी बहुत रेयर आते हैं और उसकी कीमतें भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तकरीबन 280 रुपये किलो जो है वो मटर फ़रोख्त किया जा रहा है। इस वक्त अगर हम लीमू की बात करें तो इस मौसम के अंदर लीमू जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कहा जाता है कि उसकी स्पंजी पीनी चाहिए, और इसी हवाले से अगर लीमू लेने जाएँ तो वो तकरीबन 200 रुपये किलो आपको जो है वो लीमू मिलेंगे। टिंडे की बात करें तो 175 रुपये की, या कद्दू की बात करें तो 85 रुपये, पालक की बात करें तो 60 रुपये किलो फ़रोख्त जो है वो की जा रही है। साग का मौसम नहीं है, लेकिन साग जो है अभी भी 50 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। हलवा कद्दू की बात करें तो 85 रुपये किलो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इस वक्त सब्जियों की कीमतों में जिस तरह से इजाफा देखने में नज़र आ रहा है, और अदरक खसूसी तौर पे जिसकी कीमत में इजाफा देखने को नज़र आ रहा है, यकीनन वो परेशान कुन है। और यहाँ पर आने वाले जो ख़रीदार हैं वो भी मुतालबा कर रहे हैं कि अदरक ऐसी चीज़ है जो घरों में रोज़ इस्तेमाल की जाती है, उसकी कीमत में जो है वो बिल्कुल भी कमी नहीं आ रही, उसकी कीमत में फ़ौरी तौर पर कमी लाई जाए। प्याज जो है जो 35 से 40 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा था, वो भी इस वक्त जो है वो 75 रुपये किलो तक पहुँच चुका है, और शहरी जो है वो मुतालबा कर रहे हैं कि इसकी कीमतों में भी जो है वो कमी लाई जाए। अगर हम बात करें मंडी की, तो मंडी की निस्बत जो मार्केट्स में दुकानें लगाई गई हैं उससे जो है वो सब्जियों की कीमतों में तकरीबन 20 से 30 रुपये ज़ायद जो है वो सब्जियों की कीमतों में फ़रोख्त की जा रही हैं। और इसी हवाले से शहरियों का कहना है कि इंतज़ामिया जो है वो फ़ौरी तौर पर इन दुकानदारों के ख़िलाफ़ एक्शन ले, और जो रेट लिस्ट दिखाई जा रही है जिसके ऊपर गवर्नमेंट के जो नर्ख मौजूद हैं उस हवाले से जो है वो सारे इस नर्ख पर जो है वो ठीक है। तौकीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो महंगाई तो एक्चुअली है, और ये तौकीर के बीपर के बाद हम अच्छी तरह से अंदाज़ा कर सकते हैं कि सब्जियां किस कदर महंगी हो चुकी हैं कि आम आदमी खरीद भी नहीं सकता। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद।
एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। खेल के मैदान का रुख कर लेते हैं। एशिया कप सुपर 4 महिला पाकिस्तान और श्रीलंका आज मद्दे मुकाबल होंगे और अगर पाकिस्तान ये मैच जीत जाता है तो कितना अहम ये मैच होगा उसके बाद वाला। सबकी नज़रें मेरे ख्याल से इस मैच से ज़्यादा उस पर हैं, लेकिन आज का मैच एक बार फिर बारिश के साथ जुड़ा है। आया बारिश होगी या नहीं होगी, कौन सा खिलाड़ी कहाँ पर चल पाएगा, आज की टीम में क्या क्या तब्दीलियां की गई हैं ये भी हम जानेंगे और शायकीन क्रिकेट मैच को लेके कितने एक्साइटेड हैं और सजेशंस क्या दे रहे हैं, क्योंकि लोगों से जब आप बात करें तो उनकी कुछ ख्वाहिशात होती हैं, कुछ वो सजेशंस भी खैर साथ दे रहे होते हैं। वसीम की तरफ चलेंगे जो कि कुछ शायकीन क्रिकेट के हमरा हैं। ओवर टू यू वसीम। एशिया कप के सुपर 4 मरहले का सिलसिला जारी है और आज पाकिस्तान अपना तीसरा मैच जो है वो श्रीलंका के खिलाफ खेलेगा। पूरे पाकिस्तानी कौम जो है, जिसमें क्रिकेटर्स शामिल कर लें या शायकीन क्रिकेट शामिल कर लें, वो पाकिस्तान को फाइनल में इंडिया के मुकाबले में देखना चाहते हैं एक मरतबा फिर, क्योंकि पहला मैच जो था वो बारिश की नज़र हो गया और दूसरे मैच में अनफॉर्चुनेटली रिज़र्व डे पे पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट जो है उनका कहना है कि अब फाइनल के अंदर पाकिस्तान और भारत का मुकाबला हो तो मज़ा आएगा। हमारे साथ क्रिकेटर्स मौजूद हैं, उनसे बात करते क्या उनका इस हवाले से क्या कहना है। भाई बताइएगा, आज पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच है, क्या उम्मीदें हैं पाकिस्तान से? पाकिस्तान से उम्मीद तो है, उम्मीद पे दुनिया कायम है और एज ए मुस्लिम, एज ए स्पोर्ट्समैन हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला आज पाकिस्तान पिछला दाग धोएगा और फाइनल में जाएगा। फाइनल में जाएगा, आप क्या कहेंगे? जी इंशाल्लाह ज़रूर जीतना चाहिए और इंडिया के साथ फाइनल खेलने और इंडिया को हराना चाहिए इंशाल्लाह। इंडिया श्रीलंका के खिलाफ आज मैच है, क्या देख रहे हैं दोनों टीमों में को किस तरह कंपेयर किया जा सकता है? डू एंड डाई मैच है। श्रीलंका इतनी मजबूत टीम नहीं है पाकिस्तान के मुकाबले में, ये नंबर 1 टीम है, दुनिया की नंबर 1 टीम है। जो इसने कारकर्दगी इंडिया के खिलाफ दिखाई है वो आज नहीं दिखानी चाहिए, अच्छी कारकर्दगी करनी चाहिए और डू एंड डाई मैच है। हर हालत में इनको जीतना चाहिए और जीत के इंडिया के साथ फाइनल खेलना चाहिए और पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद करना चाहिए, पर्चियाँ ख़त्म करनी चाहिए, खत्म करनी चाहिए। आप बताएं, आप दोनों टीमों का अगर कंपेयर किया जाए कौन सी टीम बेहतर है? अल्लाह के फजल से पाकिस्तान की टीम नंबर 1 है और इनसे मैच भी जीतेगी इंशाल्लाह और इंडिया से फाइनल भी इंशाल्लाह जीतेगी। इंडिया से फाइनल जीतेगी, आप क्या कहेंगे? जी उम्मीद है जी इंशाल्लाह पाकिस्तान आज विन करेगा, लेकिन बहैसियत स्पोर्ट्समैन फिर भी हमें तस्वीर के दूसरे रुख को सामने ज़रूर रखना चाहिए। क्रिकेट है तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम उम्मीद और दुआ भी पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ उम्मीद और दुआ है। तमाम जितने भी क्रिकेटर्स यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे साथ और भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप क्या कहेंगे, किन से उम्मीद है? पाकिस्तान की बैटिंग आज काम करेगी या बॉलिंग बेहतर रहेगी? क्योंकि नसीम शाह जो है वो नहीं खेल रहे, ज़मान खान को शामिल कर लिया गया, क्या कहेंगे इस पर? जी ज़मान खान भी अच्छा बॉलर है, इंशाल्लाह PSL में भी उसने अच्छी बॉलिंग की है। इंशाल्लाह आज बैटिंग भी अच्छी करेंगे और बॉलिंग भी करेंगे, इंशाल्लाह हम विन करेंगे जी, इंशाल्लाह विन करेंगे। तमाम जितने भी क्रिकेटर्स हैं उनका यही कहना है कि आज का मैच जो है वो पाकिस्तान विन करके फाइनल जो एशिया कप का होगा उसमें इंडिया का मुकाबला करेगा और उसके खिलाफ भी कामयाबी हासिल करेगा। लोगों को क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं टीम के साथ, ये तो आपने देख ली। हम टीम पाकिस्तान को आज गुड लक कहना चाहेंगे। गुड लक। हमने आगे बढ़ना है और अगला सेगमेंट शामिल करना है जो कि है बिग स्क्रीन। वेलकम बैक। आपको हेल्दी रखने के लिए जहां हम कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करते रहते हैं, वहीं पर कुछ एक्सरसाइज भी शेयर करते हैं ताकि आप अपने घर में एक्सरसाइज करें और एक्टिव रहें। वकार के पास चलेंगे, हमारे फिटनेस ट्रेनर हैं। आज के टिप हमें बता रहे हैं। ओवर टू यू। माय नेम इज़ वकार इरशाद, आई एम फिटनेस इंस्ट्रक्टर। आज हमारे साथ मौजूद है नादिश। आज मैं इनको करवाऊँगा लोअर बॉडी, अपर बॉडी एंड कोर। ठीक है, सबसे पहले तो आपने वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले आपने अच्छी तरह बॉडी को वार्म अप करना है, उसके बाद वर्कआउट स्टार्ट करना है। विदाउट वार्म अप बॉडी वर्कआउट करना इट्स अ नॉट अ गुड। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बॉडी वार्म अप। सबसे पहले बाजू को स्ट्रेट करना, ठीक है, रोटेट। उसके बाद आपने बॉडी को डाउन करना है, हैंड स्ट्रेट, यूं। अब सीधे खड़े हो जाए, बॉडी को नीचे लेके जाना है, ये, फिर सीधे खड़े हो जाना, हिप के पीछे हाथ रखना है, बॉडी को पुश करना है बैक साइड, फिर डाउन, फिर आप 3 टाइम। ये चीज़ सबसे पहले तो आपने बॉडी को वार्म अप करना है। वार्म अप करते हुए ये चीज़ देखनी है कि आपके एंगल बिल्कुल एक्यूरेट है। फिर उसके बाद आपने वार्म अप को स्टार्ट कंटिन्यू रखना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लगाएंगे स्क्वाट्स इनटू हैमर और साथ शोल्डर प्रेस। ठीक है, वेट पकड़ना,
सबसे पहले आपने लगाने स्क्वाट्स, 1, फिर स्टैंड अप, देन हैमर, देन शोल्डर प्रेस, 1, फिर सेम वैसे लगाना है, फिर नीचे जाना डाउन, फिर अप, फिर हैमर, फिर शोल्डर प्रेस। ये आपने 3 टाइम करना है, ठीक है। यूं लगाते जाना आपने। ये लगाते हुए आपने ख़ास तौर पे देखना है कि अगर तो आपके पास घर पे मौजूद है वेट, तो फिर आप इसको घर पे कर सकते हैं। अगर आपके पास वेट घर पे मौजूद नहीं है तो आपको इसके लिए जिम ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। इसको लगाते हुए आपने अपना सबसे पहले बॉडी पोस्चर देखना है, बॉडी पोस्चर ठीक है, फिर उसके बाद आपने इस साइड को कंटिन्यू करना है। पाँव को सीधे रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट पाँव को सीधे करें, बिल्कुल। अब नीचे स्लो जाना है, चलें स्लोली डाउन, स्लोली अप, देन हैमर, फिर शोल्डर प्रेस। ये आपने 3 टाइम करना है, 12 रेपिटेशन करने हैं हर सेट में, ठीक है। ओके डन। अब नीचे रख दें वेट को। अब इसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि कोर अपना बॉडी वेट को कैसे यूज करके आपने कैटलबेल स्विंग को लगाना है, ठीक है। कैटलबेल स्विंग ले लेंगे ना, पड़ी हुई आपके पास, चले। सबसे पहले आपने सीधे खड़े होना है, पाँव की वी शेप बनानी है, स्क्वाट्स करने हैं सबसे पहले, फिर देन पुश करना है कैटलबेल स्विंग को, 1, फिर स्लोली डाउन, फिर 2, 3। आपने 12 रेपिटेशन लगाने हैं, 3 सेट करने हैं। इसे लगाने से आपका बॉडी वेट और बॉडी एंगल दोनों चीज़ें आपने मैटर करती हैं, ठीक है। इसको लगाते हुए आपने ये दोनों चीज़ें चेक करनी है कि आप ठीक लगा रहे हैं कि नहीं। अगर तो आपके पास इंस्ट्रक्टर मौजूद है तो फिर उसका फोकस होना चाहिए। अगर तो आप खुद लगा रहे हैं तो आपको प्रॉपर यूट्यूब से वीडियो देखकर फिर इसको लगाना चाहिए। इसको लगाते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जर्क नहीं देना ज़्यादा बॉडी को, ठीक है। स्लोली स्लोली लगाना है, ठीक है। ओके डन, छोड़ दें। अब मैं आपको बताऊंगा कोर वर्कआउट, जो कि आजकल का इशू है हम सबका कि कोर कैसे कम किया जाए। जो लोग कहते हैं कि सब कुछ खाते जाएं और आपका वेट कम हो जाएगा, ये सबसे बड़ा झूठ है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। विदाउट डाइट कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। ये मैं वो वर्कआउट बताने जा रहा हूँ जो आप घर पे भी कर सकते हैं। अगर आप जिम ज्वाइन करते हैं वो तो वेल एंड गुड है, ठीक है। सबसे पहले आपने इस चीज़ को देखना है, स्टैंडिंग पोजिशन करनी है, हैंड रेस करनी है। उसके बाद आपने लगाना स्टार क्रंच, 1, 2। आपने ये लगाते हुए इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि जब लेग रेस करनी है, हैंड पुश करना है, तो आपने जेल करना है, 1, 2, 3। ये आपने 12 रेपिटेशन लगाने हैं इस साइड में, ठीक है। बॉडी पोस्चर को आपने सीधा रखना है। आपने ये चीज़ लाजमी देखनी है कि जब आप वर्कआउट करेंगे आपका एंगल बिल्कुल ठीक है। अगर तो आपका एंगल ठीक नहीं है तो आपका मसल हिट नहीं होगा, आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है। 12 इस साइड, ओके डन। इसके बाद आपने लगाना है अपर बॉडी, ठीक है, शोल्डर प्रेस। उसमें आपने लगाने हैं पंचिंग स्टैंडिंग पोजीशन में, ठीक है। सबसे पहले आपने खड़े होना है, उसके बाद आपने चेयर पोजीशन बनानी, उसके साथ लगाने पंचिंग, 1, 2, 3, 4, 12 इस साइड। हाँ, पाँव वी शेप बनाए। सबसे पहले पाँव की पाँव खोलें थोड़े से, अब बॉडी को आपने सीधा रखना है, बस ये। अब ऊपर की तरफ पुश करना है पंचिंग पोजीशन में। ये एक्सरसाइज ऐसी एक्सरसाइज है, इसमें आपके अपर बॉडी के रेल डेल्ट, फ्रंट रेल डेल्ट और साइड, ये तीनों चीजें आपकी हिट होंगी इसमें। 12 इस साइड। थोड़ा सा हिप को डाउन करो, ऐसे, ओके। वकार, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हमारी और आपकी मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।